नमस्कार दोस्तों, मैं कश्मीर सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपके साथ सस्पेंशन पे बात करूंगा। सस्पेंशन को हम पंजाबी में मुअत्तल करना बोलते हैं और हिंदी में निलंबन बोलते हैं दोस्तों इसको। और दोस्तों मैं पंजाब गवर्नमेंट का एक अप्लाई हूँ और ये वीडियो मेरी पहली वीडियो जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। हिंदी में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि पंजाब सरकार के जो सस्पेंशन के नियम हैं वो उसने सेंटर से नियम उधार लिए हैं। जो सेंटर सरकार के नियम है वही पंजाब सरकार ने हूबहू उठा के पंजाब में लागू किए हैं। अगर दोस्तों आप किसी और स्टेट के भी कर्मचारी हो, जैसे कि हरियाणा के, हरियाणा तो वैसे पंजाब को ही अनुसरण करता है, इसी प्रकार आप गुजरात के हो, एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, तो आप भी ये वीडियो देख के उतना ही लाभ ले सकते हो जितने सेंटर के कर्मचारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी कर्मचारी को मुअत्तल क्यों किया जाता है? दोस्तों मान लो कोई भी व्यक्ति कोई तो उसका दफ्तर होगा, मान लो उसका ए दफ्तर में वो काम करता है और किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेगा तो उसमें और भी दफ्तर होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, पता नहीं कितनी उसकी ब्रांच होगी। हो सकता है कि कोई मुख्य दफ्तर में काम कर रहा हो। जब भी दोस्तों कोई घटना घटित होती है, कहीं पे भी होती है, वो चाहे ए दफ्तर हो, बी हो या सी हो, या कोई पब्लिक प्लेस पे हो, कहीं पे भी कोई घटना होती है तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ साक्ष्य होते हैं दोस्तों। और ऐसे में कभी कहीं पे भी कोई क्राइम घटित होता है तो उसके भी कुछ ना कुछ सबूत बचते हैं। अक्सर कहा जाता है दोस्तों, क्राइम करने वाला कितना भी छात्र क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत वो छोड़ जाता है। इसीलिए जब भी कहीं पे कुछ भी घटित होता है, वो चाहे सही हो चाहे रॉन्ग हो, अगर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी की नज़र में वो कुछ भी घटित हुआ है हमारे दफ्तर में और कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी की नज़र में वो सही नहीं हुआ है, जब भी किसी गवर्नमेंट अप्लाई को सस्पेंशन करते हैं, यानी कि निलंबन करते हैं, उस कर्मचारी का अगर वो किसी भी दफ्तर में ए, बी, सी या सी में से किसी भी दफ्तर में भी वो हाजिर होता है तो वहाँ पे उसका एंट्री बैन कर दी जाती है। जिस भी दफ्तर में उसकी जॉब होती है, जैसे कि वो ए में होता है या बी में होता है, ठीक है दोस्तों। सस्पेंशन का मतलब ये है कि उस कर्मचारी की जिस दफ्तर में वो काम करता है उस दफ्तर में उसकी एंट्री बैन कर दी जाती है। बैन क्यों की जाती है? क्योंकि अगर कोई घटना घटित हुई है जहाँ जो भी सबूत बने होंगे, कोई साक्ष्य होगा, कोई तथ्य होगा, उस तथ्यों के साथ किसी प्रकार की कोई कर्मचारी या जिसने भी कुछ गलत किया है, मालाफाइड किया है, वो कर्मचारी जाके तथ्यों या साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना कर सके या उस तथ्यों से साक्ष्यों को हटा ना सके। सस्पेंशन दोस्तों तभी किया जाता है जब किसी कर्मचारी के ऊपर बहुत ही गंभीर नेचर के कोई दोष लग जाए, तभी हम उसे तभी हम उसे निलंबन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माइनर सी गलती हो किसी कर्मचारी से और हम उसका सस्पेंशन करते। सस्पेंशन दोस्तों तभी करेंगे जब कोई बहुत मेजर गलती होगी उस कर्मचारी की। इसी प्रकार कोई कर्मचारी 48 आवर से पुलिस की हिरासत में है तभी भी हम उसका सस्पेंशन करते हैं दोस्त। इसी प्रकार से किसी कर्मचारी की कई बार कोई इंक्वायरी चल रही होती है तो उस इंक्वायरी में अगर जो इंक्वायरी अफसर है वो महसूस करे कि ये कर्मचारी किसी प्रकार के तथ्यों साक्ष्यों से कोई छेड़खानी कर सकता है, उन्हें ख़राब कर सकता है या नष्ट कर सकता है, तो उस कर्मचारी का वो सस्पेंशन के हुक्म पास कर सकता है। सस्पेंशन के हुक्म कब लागू होते हैं और कब हटा दिए जाते हैं? मान लो दोस्तों कर्मचारी ए दफ्तर में काम कर रहा है और उसने 12 तारीख को कोई क्राइम किया है। वैसे कई बार कोई जो क्राइम होता है वो ना जाने में भी हो जाता है, यानी कि अनजाने में हो जाता है, और उसका जो मुख्य दफ्तर है उसे 13 जनवरी को सूचना प्राप्त होती है कि उस कर्मचारी ने कोई क्राइम किया है। हम यही मान लेते हैं कि उसने क्राइम किया था। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी 14 जनवरी को एक हुक्म पास करती है कि इस कर्मचारी का निलंबन कर दिया गया है। उस कर्मचारी का वो निलंबन हमने 14 जनवरी को हुक्म पास किए हैं और उस कर्मचारी ने, जिस कर्मचारी को हमने निलंबन किया था, उस कर्मचारी ने जो ऑर्डर थे वो 15 जनवरी को प्राप्त किए हैं। तो जहाँ पे एक सवाल उठता है कि वो कर्मचारी को हम निलंबन कब से करेंगे? 12 जनवरी से करेंगे, 13 से, 14 से या 15 से? क्योंकि 15 जनवरी को उसने जो है रिसीव कर लिए हैं जो हुक्म जारी किए थे कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने,
वो उस कर्मचारी ने 15 जनवरी को प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों अगर तो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने 14 जनवरी को हुक्म जारी किए थे, अगर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने हुक्मों में मेंशन किया है कि उस कर्मचारी को जिस डेट से उसने क्राइम किया है उस डेट से सस्पेंशन किया जाता है, उसका यानी कि निलंबन किया जाता है, तो हम मानेंगे कि उस कर्मचारी का जो निलंबन है वो 12 जनवरी से किया गया है। अगर उस हुक्म में मेंशन नहीं किया गया है तो उस कर्मचारी का जो सस्पेंशन है वो 14 जनवरी से, जिस डेट से हमने हुक्म जारी किए हैं उस डेट से माना जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जिस डेट को उस कर्मचारी ने हुक्म प्राप्त किए हैं, रिसीव किए हैं, निलंबन उस डेट से होगा जिस डेट से हमने हुक्म जारी कर दिए हैं, या हुक्मों में मेंशन कर दिया है कि इस डेट से इस कर्मचारी को हमने सस्पेंशन किया है। और इसी तरह जब उसने ड्यूटी भी ज्वाइन करनी होती है, जब किसी कर्मचारी का निलंबन होता है तो उसके बाद हम उसको ड्यूटी पे ज्वाइनिंग भी करवाते, क्योंकि हर समय हम उसको निलंबन नहीं रख सकते, क्योंकि निलंबन के दौरान यानी कि सस्पेंशन के दौरान हम उसे कुछ सैलरी देते हैं, कुछ अलाउंस देते हैं। वो क्या देते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस प्रकार वो ज्वाइनिंग कब करेगा, कब से माना जाएगा कोई उसका निलंबन खत्म हुआ है। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने 12 फरवरी को हुक्म पास किए हैं, हुक्म पास कर दिए हैं कि वो कर्मचारी ने ड्यूटी पे ज्वाइन कर लेना है, अभी उसका निलंबन ख़त्म किया जाता है। और वो कर्मचारी 14 फरवरी को प्राप्त कर लेता है वो हुक्म, और 16 फरवरी को वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों जब वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा उस डेट से माना जाएगा कि निलंबन ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि जिस डेट को हमने हुक्म पास किया है उस डेट से उसका निलंबन ख़त्म होगा, या जिस डेट से उसने हुक्म प्राप्त किए हैं, निलंबन उसका उस समय ख़त्म होगा जिस समय वो ड्यूटी को ज्वाइन करेगा। दोस्तों जो पंजाब सरकार का पत्र है, जिस पत्र के द्वारा उसने सेंटर के नियम है जो पंजाब में लागू किए थे, और इस हुक्मों में सरकार ने स्पेशल मेंशन किया है कि किसी भी कर्मचारी का सस्पेंशन तभी किया जाएगा, सस्पेंशन यानी कि निलंबन तभी किया जाएगा जब हालात पूरी तरह से इसे सही साबित करते हो, तभी हम उसके निलंबन के हुक्म पास करेंगे। और जो उस कर्मचारी पे दोष लगे हैं वो बहुत ही गंभीर नेचर के हैं, और पहली नज़र में ही देखने से हमें पता लगता है कि इसे हमने ड्यूटी से बर्खास्त करना है, या इसको कोई बड़ी यानी कि मेजर सज़ा देनी है, तभी हम उसका सस्पेंशन करेंगे। अगर किसी कर्मचारी के विरुद्ध हमने सस्पेंशन कर दिया, उसका निलंबन कर दिया है, और उसको हमने मेजर सज़ा देनी थी, अंत में हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य जो साक्ष्य आते हैं जिससे पता लगता है कि उसने जो गलती की है या क्राइम किया है उसके लिए हमें उसे कोई माइनर सी सज़ा देनी है बस, या हम उसको माइनर सज़ा देनी है। तो ऐसे में जो जो उसका निलंबन किया गया है वो अन्यायपूर्ण होगा, और जिसके कारण उसका जो भी निलंबन का समय उसे सामने ड्यूटी में मानते हुए यानी कि ड्यूटी ट्रीट करते हुए निलंबन को पूरी तनख्वाह, पूरी सैलरी और जितने भी उसके अलाउंस बनते हैं वो हमने उसे जारी करने हैं। और दोस्तों सैलरी और अलाउंस हमें कितने देने हैं? दोस्तों पंजाब में जब भी किसी कर्मचारी को हम सस्पेंशन करते हैं यानी कि उसका निलंबन करते हैं, तो उस निलंबन के दौरान उस कर्मचारी को हम हाफ पे लीव, जो आधी तनख्वाह छुट्टी होती है हाफ पे लीव की, उतनी उस छुट्टी वाली हमने उसको तनख्वाह देनी है, और हम इसे समय समय पर रिवाइज करना है। अगर हम सेंटर के कर्मचारी हैं तो सेंटर सरकार हमें 3 महीने के बाद ऑप्शन देती है कि हमने इनको रिवाइज करना है 3 महीने के बाद। और जो स्टेट के कर्मचारी हैं, पंजाब सरकार के कर्मचारी हैं, उत्थे असी 6 महीने बाद ਆਪਾਂ ਉਹ कर लेंगे। जेकर असी स्टेट के कर्मचारी हैं तो असी 6 महीने बाद उन्होंने रिवाइज करांगे पंजाब सरकार वास्ते। अगर कोई और स्टेट है तो हो सकता है वहाँ पे कोई और नियम हो, वहाँ पे 4 महीने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो उस स्टेट पे निर्भर है। जब भी हम किसी कर्मचारी का सस्पेंशन करेंगे तो हम उसके बाद जो भी क्राइम हुआ था उसके लिए एक इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके, तो इंक्वायरी में दोस्तों अगर उसमें कुछ समय भी लगेगा, अगर कर्मचारी की वजह से इंक्वायरी लेट हो रही है तो हम जो तनख्वाह है उस कर्मचारी की तनख्वाह, मान लो जितनी भी तनख्वाह थी वो
30,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था। निलंबन के दौरान उसको जितनी भी तनख्वाह मिल रही थी उसके सैलरी प्लस अलाउंस बना के हम 30,000 मानते हैं कि उस कर्मचारी की तनख्वाह है थी। पर उस कर्मचारी ने इंक्वायरी में सहयोग नहीं किया है, सहयोग नहीं किया, जिस कारण हम उसकी तनख्वाह को कम करेंगे। एक बार से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा हम 50% से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ना ही हम 50% से बढ़ा सकते हैं। अगर उस कर्मचारी का कोई भी दोष नहीं था तो हम उसकी 50% सैलरी बढ़ा देंगे दोस्तों। और अगर उस कर्मचारी की वजह से इंक्वायरी देरी से हो रही है तो हम उसकी सैलरी को 50% कम कर देंगे। जो भी मैंने समय आपको बताया है सेंटर और हमने उस कर्मचारी को सैलरी और अलाउंस तभी देने हैं जब वो कर्मचारी हमें एक सर्टिफिकेट देगा कि इस दौरान उसने कोई काम किया है या नहीं किया है। यानी कि अगर किसी भी कर्मचारी का हम निलंबन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता है, वो कहीं पे भी काम कर सकता है, वो कोई कहीं पे जाके जॉब भी प्राप्त कर सकता है प्राइवेट तौर पे, और भी अपना जो काम है वो कर सकता है दोस्तों। इस पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मान लो एक कर्मचारी की, पहले मैंने बोला था कि 30,000 है, 30,000 सैलरी है और वो कर्मचारी है जिसको हमने निलंबन किया था, वो इस दौरान कोई काम करने लगता है, कोई प्राइवेट काम करने लगता है या कोई जॉब करने लगता है, और उस जॉब से उस कर्मचारी की जो आमदन है उसको 20,000 रुपये महीने का प्राप्त हो रहा है। तो हमने जो उसको सैलरी देनी है, जो 30 में से 20 निकाल के हम उस कर्मचारी को 10,000 सैलरी देंगे दोस्तों, जब वो हमें अपना एक सर्टिफिकेट देगा कि उसने ये काम किया है। या उसने कोई काम नहीं किया है तो हम उसे पूरी सैलरी जितनी बनती होगी उतनी देंगे। अगर उस कर्मचारी ने खुदा ना खास्ता उसको 30,000 मिली थी और काम किया है प्राइवेट तौर पे, खुद का काम ला लो, चाहे उसने जॉब कर लिया 40,000 का, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप 10,000 जहाँ पे जमा करवा लो। जो उसकी हिम्मत है वो कितना भी कमा सकता है। और हाँ, निलंबन के दौरान वो काम कर सकता है, अपनी जॉब भी कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। हम सैलरी उसको तभी देंगे जब वो अपना सर्टिफिकेट पेश करेगा। और दोस्तों, सस्पेंशन के दौरान हम उसको क्या उस कर्मचारी को लीव दे सकते हैं। पंजाब सरकार किसी भी प्रकार की आज्ञा नहीं देती है कि हम किसी मुअत्तल हुए कर्मचारी को, यानी कि सस्पेंशन किए हुए कर्मचारी को, जिस कर्मचारी का हमने निलंबन कर दिया है, उसे किसी प्रकार की छुट्टी ग्रांट की जाए। ना तो हम उसे स्टेशन लीव देते हैं, ना किसी प्रकार की ऑफ लीव देते, हम उसे किसी प्रकार की भी कोई लीव ग्रांट नहीं करते हैं। और LTC, अगर कर्मचारी के, मान लो एक कर्मचारी की फैमिली में दोस्तों 4 परिवार के मेंबर हैं, एक वो खुद है, 3 उसके 2 उसके बच्चे हो गए और एक उसका पति या पत्नी जो भी होगा, तो ऐसे में क्या उस कर्मचारी को हम LTC दे सकते हैं? दोस्तों, LTC देंगे पर उसको परिवार को देंगे, उसके बच्चों को और उसकी फैमिली को, जो भी उसका पति या पत्नी जो भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हम सभी को देंगे। जिस कर्मचारी का हमने निलंबन किया है, सिर्फ उस कर्मचारी को छोड़ के बाकी दूसरे जो उसके परिवार का मेंबर हैं उसको हम LTC देंगे, उस पर किसी प्रकार की मनाही नहीं है। और वो कर्मचारी है अपने परिवार के साथ LTC पे जा सकता है, हम उसे रोक भी नहीं सकते। एक बात, मान लो हमने किसी कर्मचारी का A दफ्तर में उसका निलंबन हुआ था, तो ऐसे में हम उसका एक किसी और दफ्तर में उसका दफ्तर ड्यूटी स्थान बना देंगे। मान लो A स्थान उसका खुद का दफ्तर था, तो B स्थान पे उसका ड्यूटी स्थान बनाएंगे। ड्यूटी स्थान इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको, क्योंकि इंक्वायरी के दौरान हमने उसे कुछ दस्तावेज देने होते हैं, कुछ दस्तावेज प्राप्त करने होते हैं, या कई बार उसको कोई किसी प्रकार की अर्जेंट सूचनाएं वो देनी होती है। इसके लिए हम उसे, क्योंकि हम उसे A दफ्तर में एंटर नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पे कुछ तथ्य थे, कुछ साक्ष्य थे, इसके लिए हम उसकी A दफ्तर में एंट्री बैन करने के बावजूद करने के लिए उसके B दफ्तर में हम ड्यूटी पे बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उसे हर रोज़ बुलाएंगे, हफ्ते में एक बार बुलाएंगे या महीने में, हम उसे कभी भी वहाँ पे बुला सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार दोस्तों, मेडिकल आधार पे छुट्टी, क्या वो कर्मचारी मेडिकल आधार पे छुट्टी प्राप्त कर सकता है? मान लो दोस्तों, एक कर्मचारी का निलंबन है, वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने 12 फरवरी को ख़त्म कर दिया है और कर्मचारी 13 फरवरी को बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, और इस दौरान वो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा है
और उसने हॉस्पिटल के बाद 25 फरवरी को दोस्तों मान लो उस कर्मचारी ने ड्यूटी ज्वाइन की है, तो जो 12 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक 25 फरवरी तक उसका जो ड्यूटी का वो क्या क्योंकि वो हॉस्पिटल में दाखिल था, क्या हम उसको मेडिकल आधार पे छुट्टी मानेंगे? नहीं दोस्तों, हम वो उसका समय जो भी 12 फरवरी से हम मेडिकल आधार पे छुट्टी नहीं मानेंगे उसका, बल्कि उसका जो भी समय उसका वो सस्पेंशन में ही गिना जाएगा, उसका निलंबन में ही समय गिने जाएगा जितना समय वो हॉस्पिटल में दाखिल रहा है। और दोस्तों हम जो निलंबन का समय कब उसका बिना तनख्वाह छुट्टी मानेंगे और कब बनती छुट्टी मानेंगे, तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर दोस्त बहुत ही गंभीर नेचर के हैं और निलंबन के दौरान उस कर्मचारी को हमने और जांच के दौरान इंक्वायरी के दौरान हमें सामने आता है कि जो तथ्य और साक्ष्य थे या कर्मचारी ने जो भी क्राइम किया था, अगर उसने जानबूझ के किया है और हम उसे सज़ा देना चाहते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उसको सज़ा देना चाहेगी तो उसकी जो निलंबन का समय है वो उसे बिना तनख्वाह छुट्टी कंसीडर करेगी या कर सकती है। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नज़र में ऐसा महसूस होता है उसे कि जो उसने क्राइम किया है वो उसने जान के नहीं किया है, जिनके उसके अनजाने में हो गए, तो उसको जहाँ उसका जो बैकग्राउंड था, पहले वाला जो उसका व्यवहार था वो सही था, इससे पहले उसका कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं था इस काम में, तो वो उसकी बनती हुई छुट्टी प्रदान कर सकता है। जहाँ जो भी उसके खाते में छुट्टी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका निलंबन को पास कर सकता है। और सरकार ये भी कहती है कि अगर वो दोस्त बहुत ही गंभीर नेचर के हैं तभी हम उसको बिना तनख्वाह छुट्टी कंसीडर करेंगे या उसको सज़ा देंगे। और अगर निलंबन के दौरान यानी कि सस्पेंशन के दौरान किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, बेशक वो दोषी भी है, उसने क्राइम भी किया है, पर फिर भी उस कर्मचारी का जो निलंबन का समय है उसे हम ड्यूटी समय मानेंगे। निलंबन के बाद के आगे की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? निलंबन के बाद आगे की प्रक्रिया होती है, हम इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद निलंबन के बाद कर्मचारी को पहले हम ड्यूटी पे ज्वाइनिंग करवाते हैं, उसके बाद जो भी आगे की प्रोसीडिंग होती है वो हो जाती है। किसी भी कर्मचारी को हम कभी भी जब तक वो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं करता, ना हम उसको डिसमिस कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, और उसके विरुद्ध एक्शन हम तभी लेंगे जब वो ड्यूटी पे हाजिर होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसे बिना ड्यूटी पे हाजिर करवाए उसे किसी प्रकार की सज़ा दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने उसे डिसमिस ही करना है, रिमूव करना है, और भी बहुत सारी सज़ाएं होती है जो हम उस कर्मचारी को दे सकते। दोस्तों आपको डिसमिसल और रिमूवल में भी क्या अंतर होता है ये मालूम होना चाहिए। डिसमिसल अगर किसी कर्मचारी का किया गया है तो वो भविष्य में कहीं पे भी सरकारी जॉब नहीं कर सकता है। सरकारी जॉब नो सरकारी जॉब, उसके लिए सरकारी जॉब में एंट्री बंद हो गई है। और अगर हम उसका कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी उस कर्मचारी को रिमूव करती है या कंपल्सरी रिटायरमेंट करती है तो उससे दोबारा उसके पास अपॉर्चुनिटी बच जाती है, वो कभी कहीं पे भी सरकारी जॉब कर सकता है, जो उसकी काबिलियत पे निर्भर है। किसी कर्मचारी का कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी ने डिसमिसल किया या रिमूवल किया है तो वो कर्मचारी कोर्ट के पास चला गया, अदालत के पास चला गया, मान्य जोग अदालत के पास गया है, तो मान्य जोग अदालत ने उस कर्मचारी का जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी ने डिसमिसल या रिमूवल किया था वो ख़त्म कर दिया है। डिसमिसल या रिमूवल कोर्ट किन आधारों पे ख़त्म कर सकता है? वो दो आधार पे ख़त्म कर सकता है। पहले आधार पे कि उस कर्मचारी के विरुद्ध जो तथ्य थे या साक्ष्य थे वो पर्याप्त नहीं थे, यानी कि वो सही नहीं थे, कोर्ट ने उसे ड्यूटी के लिए अलाउ कर दिया है। और एक कारण होता है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे डिसमिसल या रिमूवल करना था उसके लिए उसने सरकार के नियमों की पालना नहीं की है, तो भी तभी भी जो हमारा मानजोग अदालत है उस कर्मचारी को ड्यूटी करने के लिए अलाउ कर सकता है। और धन्यवाद दोस्तों।